वेलकम फ्रेंड्स। तो MPDLED फर्स्ट ईयर का पेपर समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, जो कि प्रश्न कोड नंबर 802 होगा, उसके प्रीवियस ईयर के 2020 से 25 पिछले 6 सालों में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, यानी कि जो MCQs आए हैं, हर पेपर में 15-15 MCQ आते हैं। आपको नहीं पता तो बता दूं, इन्हें मैंने वस्तुनिष्ठ यानी कि 4-4 ऑप्शन में कन्वर्ट कर लिया है और करीब 100 के करीब क्वेश्चन हो गए हैं, जिन्हें हम देखते हैं, जो कि हमारे आने वाली 2026 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आप ये मान के चलिए कि यहाँ से आपके 7-8 क्वेश्चन तो पक्का यहीं से आने हैं 15 में से। चलिए तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्माण है? अकॉर्डिंग टू whom एजुकेशन इज दैट whose एंड प्रोडक्ट इज सॉल्यूशन। तो यह बात कहाँ कही गई है? देखो, निर्माण की बात आती है तो यह सब ग्रंथों में ही कहा जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है उपनिषदों की। उपनिषदों में कहा गया है कि शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य होगा वह निर्वाण होगा, यानी कि मुक्ति होगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपका, इसको आप ध्यान से देख लेना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन 2025 में पूछा गया कि अलगाव से क्या तात्पर्य होता है? अलगाव से क्या तात्पर्य है? अलगाव का एक बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था, पता नहीं विद्यार्थी कई विद्यार्थी इसको गलत करके आए, असमान लगा के आए, कॉन्फ्लिक्ट लगा के आए। देखो, असमान क्यों नहीं हुआ? क्योंकि असमान का मतलब अलग होना, सामान्य से अलग होना। लेकिन यहाँ पर वो और दूसरा अलग की पूछ रहा है, इसकी नहीं पूछ रहा है। और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इसलिए नहीं हुआ, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है झगड़ा वगैरह होना, तो वो भी अलगाव से मतलब नहीं। वो समान होना तो हो ही नहीं सकता। इसका सीधा आंसर था अलग होना। अलगाव मतलब अलग होना। आपने कुछ समय पहले तक, जब तक कि कश्मीर में धारा 370 लगी हुई थी, तब देखा होगा अलगाववादी नेताओं के इंटरव्यू वगैरह आते रहते थे, जो कश्मीर को अलग अलग करना चाहते थे। तो वो अलगाव होता है, उसका मतलब होता है अलग होना, यानी कि दूसरों से अपने आप को अलग समझना या अपने आप को अलग मानना या अलग होना अलगाव होता है। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध पूछ रहा है, और यह भी 2025 में आया था। क्या सर्व शिक्षा अभियान बालिकाओं से संबंधित है, प्रौढ़ों की यानी एडल्टों की शिक्षा से संबंधित है, या फिर उच्च शिक्षा से, या 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों से संबंधित है? तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही सर्व शिक्षा अभियान चलाया जाता है सरकार के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, नारीवाद आंदोलन के प्रकार नहीं है, मतलब इनमें से कौन सा नारीवाद आंदोलन में से नहीं आता? उदारवादी नारीवाद, लोकतांत्रिक नारीवाद, उग्रवादी या समाजवादी नारीवाद? इसका जो सही आंसर है वह है लोकतांत्रिक नारीवाद, जो कि नारीवाद आंदोलन का एक प्रकार नहीं है। बाकी यदि आपसे इस बार ऐसा पूछे कि नारीवाद आंदोलन के कोई प्रकार लिखिए, तो आप लिख सकते हैं उसमें उदारवादी नारीवाद होता है, उग्रवादी होता है और समाजवादी होता है। इन तीनों को आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से देख के चलना है आपको सभी क्वेश्चन को ध्यान से, क्योंकि यहाँ से घूम फिर कर यहीं से फिर से ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति पूछ रहा है। लोकतंत्र शब्द कहाँ से जन्मा था, यानी कि जो डेमोक्रेसी वर्ड है ये कहाँ से आया? अब देखो, यहाँ पर भारत तो लोकतंत्र की स्थिति में काफ़ी पीछे था, तो भारत से तो ये डेमोक्रेसी शब्द नहीं आया होगा। और जापान भी, वहाँ पे भी राजशाही चलती थी वर्ल्ड वॉर 2 तक, तो वहाँ से भी कैसे आएगा? इसके बाद इटालियन तो फांसीवाद के लिए जाने जाते थे वर्ल्ड वॉर 2 के समय तक, तो वहाँ से भी नहीं आएगा। यूनानी या ग्रीक लोग जो हैं, जो कि पुराने भी हैं इन सब में, भारतीयों से तो पुराने नहीं हैं, लेकिन यूनानी जो लोग हैं उन्होंने लोकतंत्र शब्द यानी कि डेमोक्रेसी शब्द को उत्पन्न किया या बनाया। चलो आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है? माध्यमिक शिक्षा जो आयोग बनाया गया उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, यह पूछ रहा है। इसका सीधा आंसर आएगा मुदलियार के रूप में। मुदलियार से कई क्वेश्चन आते हैं, इन पर ध्यान देना। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। भारत में पूछ रहा है कि जाति का आधार क्या था? तो भारत में जाति का आधार क्या होता है पूछ रहा है। वर्तमान में क्या है जाति का आधार? क्या कर्म से आपकी जाति डिनोट हो जाती है? यदि आप एक शिक्षक हैं तो क्या आपकी जाति शिक्षक हो जाती है? भारत में अभी की स्थिति में नहीं होती। क्या धन से आपकी जाति डिनोट हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप कितने ही करोड़पति हो, आपकी जाति धन से डिनोट नहीं करेंगे।
और ना ही वो लोग आज के समय में हम शिक्षा से जाति डिनोट करते हैं, बल्कि होना तो यही चाहिए कि हम कर्म या शिक्षा से जाति को डिनोट करें। किंतु जाति का जो आधार है भारत में वह जन्म से ही होता है, यानी कि आप जिस घर में जन्मे हैं उस घर में जो जाति है उसी की जाति को आपको लेके चलना है। तो भारत में जाति का आधार जन्म है। यूनेस्को की स्थापना कौन से समय में हुई थी या किस वर्ष में हुई थी? तो आपको बता दूं मैं, यूनेस्को की स्थापना यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद हुई, यानी कि 1945 के बाद हुई होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1945 से लेकर 1952 तक के ऑप्शन दिए हैं, और इसका जो सही आंसर होगा वह 1945 ही होगा, यानी कि जब यूनाइटेड नेशंस बना उसी समय यूनेस्को को भी बना दिया है। आपको यदि जानकारी ना हो तो बता दें कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक, यानी कि ये सब क्या है, शिक्षा, एक जो है यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों को जो है संरक्षित करने का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में दलित आंदोलन के सूत्रपात पूछ रहा है। तो यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। इसमें से आप काशीराम हटा सकते हैं, क्योंकि काशीराम जो है आज के जो मॉडर्न समय में उसके राजनीतिज्ञ रहे थे, यानी कि जो 1980-90 के समय के थे। तो इससे पहले ही दलित आंदोलन आ चुका था, और महात्मा गांधी को भी इससे हटा सकते हैं। B.R. अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले में लोगों को कन्फ्यूजन होती है। वैसे तो इसमें B.R. अम्बेडकर सबसे सटीक आंसर रहेगा, लेकिन आप ज्योतिबा फुले को भी मानकर चल सकते हैं। ज्योतिबा फुले ने भी दलितों के लिए कई कार्य किए थे B.R. अम्बेडकर से भी पहले। लेकिन यदि इस दोनों ही ऑप्शन आते हैं तो आप, मेरी सजेशन ये रहेगा कि आप B.R. अम्बेडकर को ही सही मानें, क्योंकि B.R. अम्बेडकर को ही सही माना गया था इस बार 2025 में। मुख्य रूप से ज्योतिबा फुले ने शुरुआत की थी, लेकिन भारत में दलित आंदोलन के सूत्रपात किसको माना गया? B.R. अम्बेडकर को माना गया था। जो इस बार क्वेश्चन आया था ना, उसका आंसर यही माना गया था। चलिए, स्वतंत्रता एवं समानता भारतीय गणतंत्र के क्या है? 10वां क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या बाधाएं होंगी? देखो, नेगेटिव ऑप्शन को ऐसे हटा दिया करो। क्या स्वतंत्रता और समानता कोई किसी प्रकार का नियम है? नियम भी नहीं है। यह क्या है? एक पिलर्स के रूप में भारतीय लोकतंत्र में एक पिलर का काम करती है स्वतंत्रता, यानी हमारी आज़ादी, और सबकी समानता। चलो आगे बढ़ते हैं। नीपा की फुल फॉर्म पूछ रहा है, और देखिए किसी ना किसी चीज़ की फुल फॉर्म आपसे ज़रूर पूछी ही जाती है। तो आप कुछ जो ऐसे शब्द होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं और उनके जो शॉर्ट फॉर्म में दिए जाते हैं उनकी फुल फॉर्म पर एक नज़र जरूर डालकर जाना। यहाँ पर नीपा की फुल फॉर्म होती है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही है। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एजुकेशनल, P फॉर प्लानिंग और A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तो नीपा की यही फुल फॉर्म है, इस पर आप ध्यान देना। 12वां क्वेश्चन 2025 में पूछा गया, भारतीय संविधान का निर्माण कितने वर्षों में हुआ था? तो ये क्वेश्चन थोड़ा जीके का क्वेश्चन हो जाता है और काफ़ी कनेक्टिव हो जाता है, और एक वाक्य में पूछा गया था। इसमें पूरा लिखना था हमें, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर जो है महात्मा गांधी थे ना, इन्होंने दलितों को एक नया नाम दिया। उन्होंने कहा यह लोग तो हरि के जन हैं, यानी भगवान की लोग हैं या भगवान की जनता है, इसलिए उन्होंने इनके लिए एक सम्मानजनक शब्द का उपयोग करते हुए हरिजन नाम दिया, जो कि आज भी काफ़ी विस्तृत रूप से फैला हुआ है। हरिजन शब्द दलितों के लिए उपयोग किया जाता है। किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आएंगे? अब देखो, इसमें लिखा है 21 वर्ष से कम। 21 वर्ष से कम तो 18 भी होती है, 19 भी होती है, वो थोड़ी बालक होते हैं 18-19 के बच्चे। अब इसमें लिखा है फिर 10 वर्ष से कम, लेकिन 10 वर्ष से ऊपर जैसे 11, 12, 13, 14, वो भी तो बच्चे बच्चे ही माने जाते हैं, वो भी उस श्रेणी में आते हैं, तो यह भी नहीं होना चाहिए। 18 वर्ष से कम में 16-17 साल के बच्चे भी आते हैं, लेकिन उनका कोई इतना वो नहीं कहा गया। उसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम के जितने भी बच्चे हैं वह बाल मजदूर कहलाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन और 2025 का आखिरी क्वेश्चन है। शालेय संस्कृति यानी कि स्कूल कल्चर के बारे में पूछ रहा है। इसके प्रकारों में कौन शामिल होता है? सकारात्मक होती है या नकारात्मक होती है? तो यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप सिर्फ सकारात्मक लगा दें और नकारात्मक ना लगा।
लेकिन जो स्कूल कल्चर होता है वह दोनों तरीके से काम करता है। कुछ चीज़ें सकारात्मक भी चलती हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक। तो सकारात्मक और नकारात्मक संस्कृति दोनों को शामिल करती है शालेय संस्कृति, इसको याद रखना आप। अब डीएलएड का 2024 के क्वेश्चन देखते हैं। समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा के क्वेश्चन 802 पेपर कोड के। 16वां क्वेश्चन है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। यह परिभाषा पूछ रहा है किसने दी थी। अब विवेकानंद ने दी, या प्लेटो ने दी, टैगोर ने दी, जॉन डेवी ने दी। तो विवेकानंद द्वारा जो है परिभाषा दी गई थी। विवेकानंद को आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, विवेकानंद से कई परिभाषाएं आती हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। समाज व्यक्ति को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा, न्याय या शांति। तो भाई सब समाज से सुरक्षा तो मिलती है, न्याय भी मिलता है, शांति भी मिलती है। तो इसमें तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी आप देखें ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन आ रहा है किसी में, तो ज़्यादातर चांस होते हैं कि भाई सही होता है, इसलिए उसको थोड़ा ध्यान से देखा जाए आपके द्वारा पेपर में। निम्न में से किसके भारतीय संविधान का निर्माता या संस्थापक कहा जाता है। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। आए दिनों आप रील्स वगैरह सब पर चर्चा देखते होंगे, शायद भारतीय संविधान के निर्माता BR अम्बेडकर को ही कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण का एक उद्देश्य पूछ रहा है आपसे, क्या इससे आर्थिक समानता आती है। तो हाँ बिल्कुल आती है। क्या लिबरलाइजेशन की ओर जाता है। तो बिल्कुल जाता है। संतुलित विकास करता है। तो बिल्कुल करता है। तो इसमें जो है तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। वैश्वीकरण को हमने कब अपनाया था, 1991 में, इसको भी याद रखना। LPG तकनीक को हमने अपनाया था उस समय, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या कहता है कि संपूर्ण विश्व ही एक समान है और एक घर है। सारे विश्व को कनेक्ट करने का काम वैश्वीकरण करता है, जिससे सभी में आर्थिक समानता आती है, उदारीकरण बढ़ता है और संतुलित विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानस चित्रांकन यानी कि माइंड मैपिंग जो होती है, माइंड मैपिंग किससे संबंधित है। यह सक्रिय अधिगम की प्रवृत्ति है, या मूल्यांकन है, समस्या समाधान की प्रवृत्ति है, या फिर प्रयोगशाला की विधि है। तो जो माइंड मैपिंग होती है एक एक्टिव लर्निंग का मेथड होता है, इसको याद रखना। यह एक एक्टिव लर्निंग है, यानी कि सक्रिय अधिगम है। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2024 में पूछा गया कि केंद्रीय ब्रेल मुद्रणालय, यानी कि जो सेंट्रल ब्रेल प्रेस है वह कहाँ पर स्थित की गई है। तो इसका आंसर रहेगा देहरादून। केंद्रीय ब्रेल मुद्रणालय का जो हेडक्वार्टर है या शहर है वह देहरादून है। इसको भी सीधा सीधा याद रखना है आपको। इसके बाद पूछा जाता है कि आधुनिकीकरण से क्या आशय है। तो इसको आप कर सकते हो केवल ऑप्शन के जरिए, जैसे समाज को पीछे ले जाना। तो आधुनिकीकरण का ये मतलब तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो नेगेटिव वाइब दे रहा है। केवल पश्चिमी कपड़े पहनना, ये भी नेगेटिव वाइब दे रहा है क्योंकि इसमें केवल लगा है। पुराने विचारों को मानना, ये भी नेगेटिव वाइब दे रहा है क्योंकि ये पुराने विचार गलत भी तो हो सकते हैं। तो आधुनिकीकरण क्या कहता है कि वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण को अपनाओ, यही आपका आधुनिकीकरण या मॉडर्नाइजेशन होता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी सूचियाँ हमें दी गई हैं। भारतीय हाउ मैनी लिस्ट आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सूचियों की बात करेंगे तो सूचियाँ आती हैं 3, जबकि होती हैं यूनियन, स्टेट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र की सरल परिभाषा की बात कर रहा है। क्या हो सकती है सरल परिभाषा। क्या उसमें राजा का शासन होगा, क्या सेना का शासन होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन बिल्कुल होगा। इसका यही आंसर है, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा ही शासन। तानाशाही हो नहीं सकता। बहुस्तरीय शिक्षण की बात कर रहा है, किसे कहते हैं। एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के बच्चों को पढ़ाना। अब देखो केवल आया, इसको ऐसे हटा, स्कूल से बाहर पढ़ाना हो सकता है लेकिन उतना सटीक नहीं होगा। उच्च शिक्षा में पढ़ाना, लेकिन फिर जो निम्न शिक्षा है उसका क्या होगा। तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के बच्चों को पढ़ाना ही क्या है, मल्टीपल टीचिंग है या बहुस्तरीय शिक्षण है। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी कि NCTE का गठन कब किया गया था। 2024 में यह क्वेश्चन आया है। इसका आंसर है 1995। मुख्य रूप से इसका गठन 1995 में किया गया था। और यहाँ से एक टिप रखिए, NCTE का आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो, तो जो कि क्या होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन।
तो इसको आप याद रखना कि N4 नेशनल होगा, C4 काउंसिल होगा, T4 टीचर और E4 एजुकेशन। यदि आपसे NCTA का फुल फॉर्म पूछता है तो आप वो भी करके आ सकते हैं, याद रखना इसको। हाँ, तो इसमें क्या है, एक प्रॉब्लम और भी है, क्योंकि इसमें जो है NCTA का जो एक्ट आया था वह 1993 में आया था, लेकिन इसका गठन पूछ रहा है, यानी कि गठन मतलब होता है स्थापना, तो वह 1995 में ही हुई थी। यदि आपसे पूछे कि NCTA का एक्ट कब आया तो वह आपको 1993 लगाना, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, इसको थोड़ा ध्यान दें। बालक की प्रथम पाठशाला पूछ रहा है क्या होगी। यह क्वेश्चन कई बार कई जगह रिपीट होता जाता है। बालक की पहली पाठशाला उसका परिवार ही होती है, इसको हमेशा याद रखना आप। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, 94, 96, 92 या फिर 98। इसका जो आंसर है 1994 में शुरू किया गया था DPEP। और इसके अलावा वही कभी बात हो सकता है आपसे DPE की फुल फॉर्म भी पूछें, तो उस पर भी थोड़ा एक नज़र मान ली कि D4 डिस्ट्रिक्ट होगा और P4 प्राइमरी होगा, E4 एजुकेशन होगा और फिर से E आएगा, उसका प्रोग्राम होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP का फुल फॉर्म है, 1994 में इसको शुरू किया गया था। 29वां क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भारत एक खालिस्तान देश है, क्या लोकतंत्रात्मक है, हाँ, क्या तानाशाही है, नहीं है, क्या राजशाही है, नहीं है, क्या साम्यवादी है, नहीं है। तो ये तो सिंपल, सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसका। इसके बाद 30वां आता है जो 2024 पूछा गया, 2024 का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक की भूमिका के बारे में बात कर रहा है, क्या शिक्षक एक सुविधादाता का कार्य करता है, क्या एक मार्गदर्शक का कार्य करता है, तो हाँ, यानी कि इसका आंसर होगा आ और बा दोनों के दोनों, क्योंकि तानाशाह या डिक्टेटर तो शिक्षक को होना नहीं है। यदि आप तानाशाह या डिक्टेटर से क्लासरूम में लाते हो तो आपको खुद सजा हो सकती है, तो उसका आप ध्यान रखना। आपको एक सुविधादाता यानी कि फैसिलिटेटर और मार्गदर्शन यानी कि गाइड के रूप में कार्य करना है। अब आते हैं MPDLED फर्स्ट ईयर के 2023 में पूछे गए क्वेश्चन पर। यहाँ से हमारे 31वां क्वेश्चन शुरू होता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की समस्याओं को पूछ रहा है। तो क्या इसमें भाषा की समस्या थी, तो हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं थी, तो इसमें इसकी समस्या थी। क्या इसमें सामाजिक समस्या थी, बिल्कुल, समाज भी कभी कभी शिक्षा में अड़ंगे अड़ाते हैं, क्योंकि वह समाज चाहता है कि हमारी जो परंपराएं हैं उन पर व्यक्ति या लोग या बच्चे चलते रहें, चाहे वह जो परंपराएं हैं वह गलत हों या सही हो, उनका शिक्षा से कई बार टकराव हो जाता है, इसलिए सामाजिक समस्याएं भी थी और शिक्षकों के संबंध में भी समस्याएं थी, यानी कि तीनों ऑप्शन इसके जो है राइट हैं। और यहाँ से ये भी याद रखना कि जो NCF है, यानी कि NCF इसी को बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। और ये कब आया, 2005 में आया, ये भी पूछ सकता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब आया, तो 2005 में आया, इसको भी याद रखना पड़ेगा आपको। कार्य के बाद शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व, मुख्य दायित्व क्या होगा, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर आफ्टर वर्क इज। कार्य के उद्देश्य को समझना, कार्य की प्रवृत्ति में सजगता, कार्य का मूल्यांकन या कार्य विधि का चयन करना। तो जब भी कोई शिक्षक कोई कार्य करता है, जैसे बच्चों को पढ़ाना है, तो उसके बाद शिक्षक का जो मेन काम होगा उसका इवैल्यूएशन करना है कि मैंने कितना पढ़ाया, बच्चे कितना समझ पाए, किस चीज़ की कमी हो रही है, किस चीज़ को आगे बढ़ाना है, यानी कि उसका इवैल्यूएशन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब भी शिक्षक कोई कार्य करेगा तो उसके बाद उसका इवैल्यूएशन होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। 33वां क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE की जगह पूछ रहा है, कहाँ पर स्थित है ये। जाहिर सी बात है, देश की राजधानी दिल्ली में ही है स्थित होगी। इसको याद रखना कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन NCTE, ये भी पूछ सकता है। फिर से देखो यार, रिपीट हुआ ना क्वेश्चन, भारत में जाति का आधार। हालांकि ये क्वेश्चन तो रिपीट हो या ना हो, आसानी से आप लगा सकते हैं कि जन्म से ही भारत में जो है जाति डिनोट की जाती है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम को पारित कब किया गया था, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में आया था, इसको याद रखना सीधा, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 में आई थी।
जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम यानी DPEP लागू कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है और इसका जो आंसर है 1994 है। यहाँ से आप ये भी याद रखना कि DPEP का फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। अब चलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर, यानी 37वां क्वेश्चन UN की स्थापना के बारे में है। तो सीधी बात है, मैंने पहले ही बताया आपको 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? तो अक्टूबर में की गई थी। और कितने अक्टूबर? तो शायद 24 अक्टूबर का समय था या 25 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यालयों में पोर्टफोलियो का संबंध होता है अध्यापक से विद्यार्थी, प्रचार या समाज। तो पोर्टफोलियो हमेशा विद्यार्थी से संबंधित होगा, सीधा सीधा पोर्टफोलियो किससे संबंधित होगा? विद्यार्थियों से। केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल CABE की स्थापना पूछा। देखो इस वाले आपका जो सब्जेक्ट है इसमें ज़्यादातर स्थापना वर्ष ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप मेन इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ों की स्थापना उनके वर्षों पर एक नज़र जरूर डालना। इसमें विकल्प के अनुसार 1921 को सही माना गया है और 1935 में भी इसे पुनर्जीवित किया गया था, यानी सबसे पहले 1921 में आया, इसके बाद 1935 में भी आया। इसके अलावा यह आपसे CABE का फुल फॉर्म पूछा है तो क्या होगा? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इसको भी याद रखना कि यह हो सकता है CABE का फुल फॉर्म पूछ लें आपसे एक वाक्य में उत्तर के रूप में। तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होगा। अब पूछ रहा है सामाजिक स्तरीकरण का जैविक आधार क्या हो सकता है? बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सामाजिक स्तरीकरण का जैविक आधार व्यवसाय, लिंग, आयु या पद। तो चूंकि उसमें जैविक शब्द आया है, जैविक यानी बायोलॉजिकल, यानी बायोलॉजी से जुड़ा, तो बायोलॉजी से जुड़ा इनमें विकल्प कौन सा? लिंग ही है, तो लिंग इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। 41वां क्वेश्चन और 2023 का ये क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की कोई दो विशेषताएं एक वाक्य में आया हुआ है। तो वैश्वीकरण में वही है अपना उदारवाद और प्राइवेटाइजेशन, दोनों के दोनों ही इसके आंसर होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था भारत 1991 में LPG अपनाया था, यानी कि लिबरलाइजेशन यानी कि उदारवाद, प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण, और ये था ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। तो ये तीनों साथ साथ ही चलते हैं, इसको याद रखना। कब अपनाया था अपन ने? 1991 में अपनाया था, जब भारत दिवालिया होने की कगार पर आ गया था, उस समय हमने LPG तकनीक को अपनाया था। FLN का पूर्ण रूप पूछा। देखिए फिर से फुल फॉर्म पूछा, तो फुल फॉर्म पर आपको बहुत ध्यान देना। अब FLN का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, यानी कि जो पहला ऑप्शन है यही सही है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी, FLN का फुल फॉर्म। इसको भी याद रखना, आ सकता है दोबारा। 43वां क्वेश्चन 2023 का आता है कि मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा संस्थान स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन कहाँ पर है? तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश की राजधानी में होगा, यानी कि भोपाल में। आधुनिकीकरण का शाब्दिक अर्थ पूछ रहा है, इन शब्दों में बताओ। पुराने ढंग को छोड़कर नवीन वैज्ञानिक सोच अपनाना। हाँ भाई साहब, केवल पश्चिमी सभ्यता, केवल आ गया यानी कि नेगेटिव होगा, रटना नेगेटिव होता है, धार्मिक कट्टरता गलत चीज़ है, तो ये तीनों तो कोई नहीं सकते। तो पुराने ढंग को छोड़कर नवीन वैज्ञानिक सोच अपनाना क्या है? आधुनिकीकरण है। भारत में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया? तो ये अभियान 2000 से 2001 के बीच सर्व शिक्षा अभियान के साथ शुरू किया गया था, सीधा याद रखना। अब 2022 के कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि DLED फर्स्ट ईयर समाज भारतीय समाज में शिक्षा से आए हैं। केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में पूछ रहा है कि कहाँ पर स्थित है। ये शायद अपन पहले भी कर चुके हैं, नई दिल्ली में यह संस्थान स्थित है। और इसका फुल फॉर्म पूछे तो वो भी याद रखना कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यह लिखा हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CIET। आधुनिकीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को 4 पक्षों में किसने बांटा था? तो जो हमारे प्रोफेसर श्यामचरण दुबे जी थे, उन्होंने आधुनिकीकरण संबंधी प्रक्रियाओं को 4 पक्षों में बांटा था, सीधा सीधा याद रखना है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित कब किया गया? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो बालकों के लिए दी जाती है उसका जो अधिनियम है कब पारित किया गया? तो वह 2009 में पारित किया गया। आपको याद रखना है इसको भी। वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य पूछ रहा है। तो देखो, आर्थिक समानता बिल्कुल आती है, उदारीकरण बिल्कुल आता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आता है, हाँ। तो सबके सब इसके क्या है उद्देश्य, इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव दिया है। निम्नलिखित में से शिक्षक का व्यवसायिक गुण क्या हो सकता है? उत्तम स्वास्थ्य या फिर प्रयोग और अनुसंधान में रुचि रखना, किसी संगठन की सदस्यता रखना। देखो, प्रोफेशनल गुण पूछ रहा है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो या ना हो ये आपका गुण नहीं होगा प्रोफेशनल। किसी संगठन की सदस्यता आपके पास है या नहीं है इससे आप इससे थोड़ी निर्भर होगा कि आप कैसे टीचर हैं। लेकिन अगर आपकी रुचि प्रयोग में है, अनुसंधानों में है, रिसर्च में है, तो आप एक वेबसाइट गुण की ओर जा रहे हैं, क्योंकि टीचर का मेन काम होता ही क्या है? एक्सपेरिमेंट करना हो, रिसर्च करना हो। अब पूछा इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना वर्ष के बारे में। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की जो स्थापना थी वह 1993 में की गई थी, सीधा सीधा याद रखना है। और 1992 में मुख्य रूप से एक एक्ट आया था और स्थापना 93 में की गई थी, ये याद रखना। इसका एक्ट आया था 1 साल पहले 1992 में, स्थापना 13 में। सामाजिकरण स्तरीकरण का फिर से जैविक आधार पूछ लिया, फिर से वही आ जाएगा क्योंकि जैविक से यानी बायोलॉजिकल संबंधित है, तो लिंग ही इसका आंसर होगा। अब पूछा द क्यूरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल, यह दस्तावेज किससे संबंधित है? इनकी जो द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल है, यह दस्तावेज उच्च शिक्षा में है, प्राथमिक में है, माध्यमिक या तकनीकी में है? इसका आंसर है प्राथमिक शिक्षा। इसके बाद 54वां क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था कौन सी है इसमें से? यूनिसेफ, बिल्कुल। देखो, यूनिसेफ में जो यूएन है इसी का मतलब है यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन ही संयुक्त राष्ट्र, तो ये उसकी एक प्रमुख संस्था है। इसके अलावा जो दी है ये नहीं होगी फिर, क्योंकि एक ही होगी कोई सी, तो यूनिसेफ ही है इसमें सही आंसर। विद्यालय में पोर्टफोलियो का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो अब पोर्टफोलियो तो शिक्षक ही बनाते हैं, तो आप बार बार पढ़ रहे हैं, डीएड कर रहे हैं तो इतना तो पता ही होगा। पोर्टफोलियो का निर्माण टीचर्स के द्वारा किया जाता है और इसमें जो है मदद ली जाती है वह स्टूडेंट्स की ली जाती है। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? यानी कि लोकतंत्र को विकेंद्रित करना, यानी उसकी शक्तियों को बांटना, शक्तियों के केंद्र से निचले स्तर पर हस्ताक्षर, बिल्कुल सारी शक्ति राजा के पास होना, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि तो नेगेटिव वाइब दे रहा है, तानाशाही हो नहीं सकता। इसका आंसर पहले ही वाला है, शक्तियों का केंद्र से निचले स्तर तक पूरा हस्तांतरण करते जाना, सेना का शासन भी गलत है। वंचन क्या है? व्हाट इज डिप्राइवेशन? सुविधा और अवसर का अभाव, बहुत कम धन, विदेश भेजना, उच्च शिक्षा प्राप्त करना। वंचन का मतलब होगा सुविधा और अवसरों का अभाव, जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और अवसरों को वंचित रहना क्या होता है? वंचन होता है। इसको भी याद रखना, वंचन शब्द का मतलब होता है सुविधा और अवसरों का अभाव होना, यानी किसी चीज़ की कमी होना। स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल चलो अभियान 2000 और 2001 में आया था, यानी 2001 भी आएगा तो भी सही होगा इसमें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखना। किसके तहत किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है, यह भी आपको याद रखना है। बोझ के बिना सीखना, लर्निंग विदाउट बर्डन से क्या मतलब हो सकता है? बाहरी बस्ते का बोझ कम करना और समझ को बढ़ाना, स्कूल ना जाना, या फिर केवल खेल कूद, बिना किताबों के पढ़ना। नहीं हो सकता, केवल खेल कूद नेगेटिव होगा क्योंकि केवल आ गया इसमें, स्कूल ना जाना खुद नेगेटिव है। तो बोझ के बिना सीखना यानी कि बाहरी बस्ते का बोझ कम करते हुए समझ को बढ़ाना। 60वां क्वेश्चन हमारे पास ALM का पूर्ण रूप पूछा है, 2022 में एक क्वेश्चन आया था।
एक्टिव लर्निंग मेथोडोलॉजी इसका आंसर होगा। ALM का पूर्ण रूप यही है, इसको ध्यान रहना। आप ये पूछ सकता है क्योंकि पूर्ण रूप एक ना एक चीज़ का यह पूछता ही है। अब 2021 के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछा है, वांछित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह कथन किसने कहा था? तो सीधा सीधा याद रखो, बॉलमैन के द्वारा यह कथन कहा गया था कि वांछित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। भारत में जाति का आधार देखो तीसरी बार रिपीट हो गया है, और क्या बताऊँ मैं इसमें, जाति का आधार तो जन्म ही है, बार बार पूछ रहा है। भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो जो भारतीय संविधान की धारा 45 है, वह शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जानती है, और विकल्प के अनुसार यही सही है। वैसे इसका जो आंसर होता है, ज़्यादातर पूछते हैं तो वो पूछते हैं आर्टिकल 21 का ए। आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 21 का ए आपको लगाना है। किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आएंगे? देखो यह क्वेश्चन भी रिपीट है, तो इसका आंसर यही है, 14 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चे बाल मजदूर कहलाएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो यानी कि जो CCE होता है, भारतीय विद्यालयों में कब से लागू किया गया है? तो यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE 2009 से लागू किया गया है। और यहाँ से ये भी याद रखना, वैसे तो ये बेसिक चीज़ है, CCE का सबको पता होता है, लेकिन यदि नहीं पता तो इसका आपसे पूछ सकते हैं वो फुल फॉर्म, जो कि होगा कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम NCTE एक्ट संसद द्वारा कब पारित किया गया? देखो अब इसमें पारित होना पूछ रहा है तो 1993 आंसर आएगा। संविधान के इस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता प्रथा यानी कि अनटचेबिलिटी जो है उसको समाप्त किया जाता है। तो ये तो सबको याद होता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? संविधान का आर्टिकल 17 कहता है कि किसी के साथ भी छुआछूत जैसा भेदभाव करना क्या है, उसका अंत किया गया है। यानी यदि आप छुआछूत जैसे व्यवहार में मानते हैं, किसी के साथ इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तो आपके खिलाफ मौलिक अधिकारों के हनन के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है या किया जाएगा, यदि उसने जिसके साथ आपने किया उसने शिकायत कर दी तो। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? नेशनल एजुकेशन कमीशन को किस वर्ष में गठित किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है वह 1964 में आया था, और इसकी जो कमीशन थी वो उसमें याद रखना कोठारी कमीशन, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना इसको, कोठारी कमीशन 1964। प्रथम खेतिहर श्रम जांच समिति की स्थापना खालिस्तान में की गई थी। तो पहली खेतिहर श्रम जांच समिति 1950 और 51 के समय बनी थी, सीधा सीधा याद रखना। शिक्षकों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने की योजना कौन सी शिक्षा नीति में आई थी? शिक्षकों का जो सामाजिक स्तर है उसे ऊपर उठाया गया 1986 से। इससे पहले शिक्षकों का जो स्तर है, ना तो उन्हें ज़्यादा सैलरी वगैरह दी जाती थी और ना ही इतना कुछ खास उनका वो प्रभाव रहता था, लेकिन 1986 की यह नीति शिक्षकों का सामाजिक स्तर ऊपर उठाने में कामयाब रही। राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि जो NCERT होती है, इसकी स्थापना वर्ष पूछ रहा है। NCERT को तो आप बिल्कुल अच्छे से जानते होंगे, आप इसी की बुक से पढ़कर तो कक्षाओं को पास करके यहाँ तक पहुँचे। तो 1961 में NCERT की स्थापना की गई थी, इसको ध्यान रखना है। केंद्रीय वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ बोर्ड की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। ये वक्फ बोर्ड अभी हाल ही में बहुत चर्चा में भी रहा था, इसको भी याद रखना। 1964 में वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी। अब पूछ रहा है कि RTI एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य के घंटे निर्धारित कर दिए गए हैं? तो RTI एक्ट के तहत शिक्षकों को हर सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे दिए गए हैं 45, यानी कि 7 दिनों में आपको इतने घंटे तो कार्य करना ही है। वैसे 6 दिन आएंगे क्योंकि एक दिन संडे की तो छुट्टी हो जाती है। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक भारतीय नागरिक को कितने मौलिक अधिकार दिए गए? अब ये भी कोई पूछने की बात है, कितने मौलिक अधिकार दिए गए? तो सीधी बात है, 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 में इनकी चर्चा है।
भाग 3 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। वंचित वर्ग से फिर से पूछ लिया इसने, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसलिए सबको ध्यान से देखना। समाज का वह वर्ग जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से क्या हो, पिछड़ा हो। अब आ रहे हैं अपन 2020 के कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो 76वां क्वेश्चन बोल रहा है, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल यानी कि CABA की स्थापना फिर से पूछ ली इसने। देखा आपने कितना रिपीट हो रहा है। 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। CBA की फुल फॉर्म पूछा तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन CABA की स्थापना फुल फॉर्म होती है। फिर पूछा भारत में जाति का आधार क्या है। तो ये क्वेश्चन तो भाई साहब बिल्कुल ऐसा है कि आना ही आना है, यही मान के चलो। कितनी बार रिपीट हो रहा है, भारत में जाति का आधार जन्म है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP का कब लागू किया गया, तो ये फिर से आ गया DPEP 1994 में इसे लागू किया गया। इसको भी याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी, यानी कि UNO की स्थापना, दोबारा से रिपीट क्वेश्चन है ये भी। 1945 अक्टूबर 24 को UNO की स्थापना की गई थी। शिक्षक की व्यावसायिक आधार नीति के संबंधित मुख्य बिंदु को बताना है। व्यवसाय प्रशिक्षण विषय का पूर्ण ज्ञान, व्यवसाय वृत्ति निष्ठा। और जब ऑल ऑफ द एबव हो तो वही सही है, क्योंकि ना तो कोई ऑप्शन नेगेटिव है। व्यवसाय प्रशिक्षण अच्छी बात है, विषय का पूर्ण ज्ञान होना तो बहुत अच्छी बात है, और व्यवसाय की प्रति निष्ठा होना तो उससे भी अच्छी बात है, यानी कि आप जो काम करते हो उसके प्रति आप ईमानदार हो, वफादार हो। तो यह तो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए होती है। NCERT में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने जाते हैं, तो जो NCERT में जो भारत सरकार अपने सदस्यों को मनोनीत करती है वह 12 सदस्यों को मनोनीत करती है। इसको याद रखना है आपको, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। NCERT की स्थापना 1961 में की गई थी, इसको भी याद रखना। सामाजिक परिवर्तन किस खालिस्तान प्रकार के होते हैं, 5, 3, 2 या फिर 4। तो जो सामाजिक परिवर्तन है वह 3 प्रकार के होते हैं, जो कि ये दिए गए हैं, साइक्लिकल, लीनियर या फिर एवोल्यूशनरी, यानी कि क्रांतिकारी, चक्रीय या फिर एक समान लाइन में चलने वाले सीधे। 3 प्रकार के समाज में परिवर्तन आते हैं। या तो समाज में जब बहुत ज़्यादा समाज को दबाया कुचला जाएगा तो एकदम से क्रांति आएगी, या फिर एक चक्र में चलती है कि जैसे जैसे शिक्षा बढ़ रही है वैसे वैसे बढ़ेंगे, या फिर लीनियर हो सकते हैं, यानी कि साथ साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही, बस आराम से चलते जा रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो यह फिर से वही का वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, इसको ध्यान में रखना आप। 2010 मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2010 से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो है अधिनियम लागू किया गया था। राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में किसको स्वीकार किया गया है, कृषि और उद्योग दोनों को, या फिर कृषि को अकेला, तो आंसर है कृषि को। राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में कृषि को स्वीकार किया गया, यानी कि जो मेन साधन है नेशनल इनकम का वह कृषि मानी गई है। विकल्प के अनुसार वैसे अब सर्विस सेक्टर मुख्य हो गया है। हाँ, वैसे मॉडर्न में देखोगे तो जो तृतीय क्षेत्र है हमारा, सबसे ज़्यादा आय यहीं से आ रही है, यानी कि जो सेवा क्षेत्र होता है, यानी कि जिसमें हॉस्पिटल है, रेलवे स्टेशन है, यानी कि जो तीसरी पार्टी होती है वह सबसे ज़्यादा पैसे कमा कर दे रही है भारत को। लेकिन भारत ने राष्ट्रीय आय का मुख्य साधन कृषि को माना, क्योंकि पुराने समय में जब से हम आज़ाद हुए 1947 से, उस समय तक मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, तो खेती ही थी। मानस चित्रांकन का यानी कि माइंड मैपिंग का उपयोग दोबारा से आ गया है, केवल परीक्षा होगा नहीं, रटने की विधि गलत हो जाएगा। गतिविधि आधारित अधिगम यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग उस माइंड मैपिंग से संबंधित नहीं है, लेकिन एक्टिव लर्निंग मेथोलॉजी सीधी सीधी माइंड मैपिंग से संबंधित होती है। मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ पर स्थित किया गया है, तो यह स्थापित किया गया है जबलपुर में। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान को याद रखना, मध्य प्रदेश की जबलपुर में स्थित है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना पूछ रहा है,
यानी कि नेशनल माइनॉरिटीज़ कमीशन के बारे में पूछ रहा है कि कब बनाई गई थी, 93 में, 90 में, 86 में या 5 में। तो इसका आंसर है अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया 1993 में। इसके अलावा इसमें मानव अधिकार आयोग भी इसी समय बनाया गया था, उसको भी याद रखना। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, देखो फिर से रिपीट हुआ ना, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, बार बार पूछता रहता है। उदारीकरण शिक्षा से क्या मतलब हो सकता है, तो शिक्षा पर सरकारी नियंत्रण कम करना, शिक्षा को कठिन बनाना, ये तो नेगेटिव हो गया, केवल अमीरों की शिक्षा, गलत हो गया। तो क्या है, शिक्षा से जो है सरकारी नियंत्रण कम करना, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही होता है। जो भी चीज़ें हैं किसी भी तरह की, उससे जो सरकार का हस्तक्षेप है उसको कम करना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। बहुस्तरीय शिक्षण से क्या आशय हो सकता है, एक ही कक्षा में विभिन्न स्तर के बच्चों को एक साथ पढ़ाना, फिर से रिपीट क्वेश्चन है और यही इसका आंसर है। देखो केवल नेगेटिव है, अलग अलग कमरों में पढ़ाना ये भी बात अलग है। तो फिर आगे बढ़ते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर आपके जो है 2020 से लेकर 2025 तक के सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए। अब कुछ 10 क्वेश्चन मैंने अपने हिसाब से इन्हीं क्वेश्चनों से मिलाकर बनाए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, और हो सकता है इनमें से एक आध क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल जाए। देखते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल आने की उम्मीद है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में 21A के तहत जोड़ा गया है। इसके बाद आते हैं वर्धा शिक्षा योजना 1937 का मुख्य सूत्रधार कौन थे। तो अब यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग भी लगा सकते हैं अपना, क्योंकि महात्मा गांधी शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा सजग थे, तो वर्धा शिक्षा योजना 1937 के मुख्य सूत्रधार यही थे। यशपाल समिति 1993 की रिपोर्ट का मुख्य शीर्षक पूछ रहा है, शिक्षा और लोकतंत्र, बोझ के बिना सीखना, प्राथमिक शिक्षा का प्रसार या उच्च शिक्षा में सुधार। तो इसका जो आंसर है वह है बोझ के बिना सीखना। यशपाल समिति की रिपोर्ट 1993 का मुख्य शीर्षक था बोझ के बिना सीखना, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मिड डे मील की शुरुआत पूछेगा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1995 से हम मिड डे मील की योजना शुरू करते हैं, जिसमें बच्चों को जो है एक टाइम का भोजन स्कूल में ही बना कर दिया जाता था, जो कि पौष्टिक भोजन होता था। निम्न में से कौन सा संवैधानिक मूल्य नहीं है, यानी कि न्याय, जाति, स्वतंत्रता या धर्मनिरपेक्षता। तो सीधी बात है, जातिवाद क्या है, एक गलत चीज़ है। तो यह संविधान का मूल्य कैसे होगा, जबकि न्याय तो बिल्कुल अच्छी चीज़ है, स्वतंत्रता अच्छी चीज़ है, धर्मनिरपेक्षता अच्छी चीज़ है, तो ये संविधान के मूल्य होंगे ही होंगे। NCTE का मुख्यालय पूछ रहा है कहाँ पर स्थित है। तो मैंने पहले ही बताया, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, तो इसको भी याद रखना कि यह नई दिल्ली में है। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम भारतीय महिला शिक्षिका किसे माना जाता है। वाह, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल देख कर चलना। आप सावित्रीबाई फुले को पहली भारतीय महिला शिक्षिका माना जाता है। NCERT का मुख्य कार्य पूछ रहा है, स्कूल के लिए पाठ्यक्रम पुस्तकें तैयार करना, बजट पास करना, शिक्षक की नियुक्ति, केवल कॉलेज। क्या होगा, स्कूल के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करना। भारतीय शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता का सबसे सशक्त साधन क्या हो सकता है। तो भाई साहब, समाज में गति, शिक्षा बढ़ेगी उतनी ही समाज में गति आएगी। शिक्षा जितनी कम होगी समाज उतना ही नीचे जाएगा। शिक्षा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समाज की गतिशीलता में और कुछ चीज़ नहीं हो सकती। नई शिक्षा नीति 2020 NEP के स्कूल शिक्षा का नया ढांचा क्या है। 10+2 है, 5-3-3-4 है, 5-3-2-2 है। तो ये तो बहुत जो है कि वो ऑप्शन है 5-3-3 और 4 के रूप में बांटा गया है। यानी कि ये हो गई प्राइमरी शिक्षा 5 साल की, 3 साल के लिए माध्यमिक शिक्षा, और फिर ये 3 और 3-4। सॉरी, इसमें क्या होता है कि ये 3-3 अलग दिए हैं, इसमें जो पूर्व प्राइमरी होती है वो भी आ जाती है। तो जो NEP का नया ढांचा है वह 5-3-3-4 के रूप में बटा हुआ है, इसको याद रखना आप। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ हमारे क्वेश्चन सब समाप्त हो चुके हैं। और पिछले विगत 6 वर्षों के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए MCQ में 15 छक्का 90 मैंने करवा दिया आपको। इसके अलावा 10 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा भी करवा दिए, टॉप 100 क्वेश्चन हुआ है। और जहाँ तक मुझे लगता है अब जो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, 7-8 क्वेश्चन आप आसपास यहीं से रिलेट करके लगा दोगे आसानी से, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।